हेलो बच्चों, कैसे हो। पिछली क्लास में हमने सॉलिड स्टेट यूनिट नंबर 2 स्टार्ट की थी। यूनिट नंबर 3 स्टार्ट की थी। इस यूनिट में हमने सॉलिड स्टेट के बारे में चर्चा की और सॉलिड स्टेट कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस, यानी क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, और इनके अंतर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो कुछ अंतर लिखवा दिए थे और कुछ अंतर मैं लिखवा रहा था। तो नेक्स्ट अंतर है, जो क्रिस्टलाइन है उन्हें ही वास्तविक ठोस कहा जाता है, जो अक्रिस्टलीय है उन्हें वास्तविक ठोस नहीं कहा जाता या अतिशीतित द्रव कहा जाता है, या कई बार अधिशीतित द्रव भी कहा जाता है। लिख देता हूं, यहां है क्रिस्टलीय और ये क्या है, अक्रिस्टलीय। ठीक है, इन्हें वास्तविक ठोस है, वास्तविक ठोस, ठीक है, और ये क्या है, अधिशीतित द्रव है या अतिशीतित द्रव या अधिशीतित, ठीक है, इन्हें अधिशीतित द्रव भी कहा जाता है। ठीक है, देखो आपने 12th क्लास में एग्जाम पढ़ा होगा कि जो पुरानी खिड़कियां होती हैं उनमें कांच की खिड़कियां होती हैं, उनमें नीचे का जो कांच होता है वो मोटा होता है और ऊपर का पतला होता है, क्योंकि धीरे धीरे वो जो कांच है वो बहकर नीचे आ जाता है। तो ये कहते हैं अधिशीतित द्रव या अतिशीतित द्रव। अति भी बोलते हैं, अतिशीतित द्रव, अति भी बोलते हैं, अतिशीतित द्रव। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट अंतर, अगला अंतर है, और इन्हें जो वास्तविक ठोस कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, निश्चित गलनांक की वजह से। तो लिखना, निश्चित गलनांक के कारण इन्हें वास्तविक ठोस कहा जाता है। निश्चित गलनांक के कारण इन्हें वास्तविक ठोस कहा जाता है। इसमें लेना, निश्चित गलनांक नहीं होने के कारण इन्हें अतिशीतित द्रव या अधिशीतित द्रव, इंग्लिश बोलते सुपर कूल्ड अतिशीतित द्रव कहा जाता है। नेक्स्ट है अंतर, तीसरा चौथा होगा, इनके गलनांक निश्चित होते हैं, इनके गलनांक निश्चित नहीं होते। सॉरी, इनके गलनांक तीक्ष्ण और निश्चित होते हैं। इनके गलनांक मैंने कहा था निश्चित नहीं होते, पहले ये नरम होंगे उसके बाद पिघलेंगे, यानी ठोसों को पिघलाया जाए तो एक निश्चित ताप पर वो क्या होंगे, नरम होंगे, मुलायम होंगे, उसके बाद पिघलेंगे। तो इसमें लिखना, इनके शीतलन वक्र क्या होते हैं, असतत होते हैं। तो इनके लिए लिखना, इनके शीतलन वक्र सतत होते हैं। इनके शीतलन वक्र क्या होते हैं, सतत होते हैं। इसमें लिखना, इनके शीतलन वक्र असतत होते हैं, जबकि इनके शीतलन वक्र सतत होते हैं। क्या होते हैं, सतत होते हैं। ठीक है, इसमें लिखना, नेक्स्ट जो लास्ट है वो है, इनमें विषम देशिकता का गुण पाया जाता है। अभी बात करेंगे विषम देशिकता के बारे में। विषम देशिकता का गुण पाया जाता है, इनमें समदेशिकता, लिख लो, इनमें समदेशिकता का गुण पाया जाता है। इनमें समदेशिकता का गुण पाया जाता है, अभी डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट की हेडिंग है। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं एनिसोट्रोपिक, और ये क्या है, आइसोट्रोपिक या ट्रोपिक।
ठीक है, क्लियर? ये अंतर है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अपन एक जो महत्वपूर्ण गुण है जिन्हें इनके आधार पर, इन गुणों के आधार पर इन्हें अंतर किया जाता है। ध्यान से सुनना, हेडिंग डालना समदेशिकता, बीच में डालना हेडिंग, कॉपी के बीच में मैं पहले लिख देता फिर हेडिंग डालना। समदेशिकता व विषम देशिकता, विषम देशिकता, इनके नीचे लिख लेना जरूर आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक या एनिसोट्रोपिक, है ना, जो भी बोलना चाहो है ना, एनाइसोट्रोपिक या एनिसोट्रोपिक, ठीक है, हेडिंग डालोगे। अब ये होता क्या है कि जैसे पदार्थ की चालकता, अपवर्तनांक, ठीक है, ऐसे गुण हैं, चालकता, अपवर्तनांक ऐसे गुण हैं, इन्हें जब देखा जाता है, ज्ञात किया जाता है, तो इनकी अणु की स्थिति के आधार पर इनके गुणों में जाते हैं, या तो समान आएंगे या क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये चित्र बनाना नहीं, अभी रुको मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। एक एग्जांपल लिया है साधारण सा, समानाकार बनाना है ना, थोड़ा सा समझने में आसानी हो। बराबर दूरी पर दिखाना है ना, हो सकता है यहाँ नजदीक दिखाई में ले रहे, लेकिन बराबर दूरी पर है, बराबर दूरी पर है, ये कुछ ज्यादा। चलो दोबारा, कोई बात नहीं, देखो ध्यान से, ए बी ए बी ए बी, यहाँ बी ए बी ए बी ए, एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम में यहाँ ए बी ए, ठीक है, बी ए बी ए बी, ठीक है, ए बी ए बी ए, बी ए बी ए बी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मान लो किसी गुण का मैं अध्ययन कर रहा हूं, मान लो चालकता देख रहा हूं, ध्यान से देखना, यदि मैं इस दिशा में जाता हूं, ध्यान देना, इस दिशा में जाता हूं तो मुझे क्या मिलता है, देखो एक तरफ ए है, एक तरफ बी है, एक तरफ ए है, एक तरफ बी है, देखो एकांतर में यहाँ ए बी ऐसे बी ए, ठीक है। लेकिन जैसे मैं इस दिशा में जाता हूं, ध्यान से देखना, थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, मान लो इस दिशा में, ठीक है, ध्यान देना, ए है, फिर थोड़ी जगह छोड़ के बी है, इधर ए है, फिर बी है, यानी एक तरफ बी है और दूसरी तरफ क्या है, ए है। ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां ए बी, ये दो, एक तरफ ए है, दूसरी तरफ बी है, फिर उसी तरफ ए है, दूसरी तरफ बी है, उसी तरफ ए है, दूसरी तरफ बी है, उसी तरफ ए है, दूसरी तरफ बी है। अब यहां देखो, एक तरफ बी है, बी ए, बी यहां है, यहां है, यहां है, क्या ए है, इस लाइन के नजदीक है तो सही है, लेकिन थोड़ा दूर है, नजदीक वाला, और इस साइड ए ए ए ए। इससे पता चलता है कि इस स्थिति में यहां इस दिशा में कुछ गुणों का मापन किया जाएगा, वो अलग आएंगे, किनसे, इस दिशा में कुछ गुणों का मापन किया जाए। यदि यही इन्हीं गुणों का मापन किया जाए, यदि ये गुण समान आए, मान लो अपवर्तनांक ज्ञात करें, इस दिशा में ज्ञात कर रहे हैं और इस दिशा में ज्ञात कर रहे हैं, तो अपवर्तनांक के मान अलग अलग आए, तो ऐसा होना क्रिस्टलीय पदार्थों का, क्रिस्टलीय ठोसों का कौन सा गुण है, यदि अलग अलग आए तो उसे कहते हैं विषम देशिकता।
यदि यही गुण समान आए, इस दिशा में भी इस दिशा में भी, तो इसे कहते हैं समदेशिकता। क्या कहते हैं? समदेशिकता। आइसोट्रॉपी एंड अनिसोट्रॉपी। तो आइसोट्रॉपी और अनिसोट्रॉपी ठोसों का महत्वपूर्ण गुण है, जिनकी मदद से क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों को क्या किया जाता है? अलग अलग किया जाए, यानी पृथक पृथक पता लगाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। अब अनिसोट्रॉपी क्यों होती है? क्रिस्टलीय पदार्थों में, क्रिस्टलीय ठोसों में अणुओं की निश्चित ज्यामिति के कारण ऐसा होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में अणुओं की निश्चित ज्यामिति होती ही नहीं है। जब निश्चित ज्यामिति नहीं है तो किसी भी दिशा में गुणों का अध्ययन किया जाए वो समान ही आते हैं, तो ज्यामिति तो कुछ है नहीं। अब ज्यामिति देखो ना, संरचना देखो, यहाँ एक तरफ बी है, दूसरी तरफ ए, फिर बी है, फिर ए है। देखो ए बी, देखो ए बी, बी ए, इस तरीके से क्या है? सीक्वेंस है, क्रम है। तो गुण क्या आते हैं? इसकी तुलना में यहां से गुण क्या आते हैं? अलग अलग आएंगे। इसी को क्या कहते हैं? एनाइसोट्रॉपी। यदि गुण समान है तो आइसोट्रॉपी। क्लियर? लिखेंगे आइसोट्रॉपी, हेडिंग डालना, समदेशिकता व विषमदेशिकता। ठीक है, तो लिखना इसमें किसी पदार्थ की समदेशिकता, किसी पदार्थ की समदेशिकता, किसी पदार्थ की समदेशिकता से तात्पर्य है उसके कुछ भौतिक गुणों का, उसके कुछ भौतिक गुणों का सभी दिशाओं में समान होना, भौतिक गुणों का सभी दिशाओं में समान होना, और इसी में कंटिन्यूस। विषमदेशिकता का अर्थ है, और विषमदेशिकता का अर्थ है, विषमदेशिकता का अर्थ है उन भौतिक गुणों का अलग अलग दिशाओं में भिन्न भिन्न होना, अतः ठोसों के क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय रूपों में सबसे महत्वपूर्ण अंतर है समदेशिकता तथा विषमदेशिकता। सबसे महत्वपूर्ण अंतर है समदेशिकता व विषमदेशिकता, समदेशिकता व विषमदेशिकता। हेडिंग डालोगे समदेशिकता, हेडिंग डालोगे समदेशिकता, इसमें कंटिन्यूस लिखेंगे क्या है। ठीक है, पदार्थों के कुछ भौतिक गुण जैसे ऊष्मा एवं विद्युत चालकता, कुछ गुण जैसे ऊष्मा एवं विद्युत चालकता तथा अपवर्तनांक आदि ऐसे गुण हैं, इंग्लिश में अपवर्तनांक को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक आदि ऐसे गुण हैं जो
किसी यौगिक के लिए या किसी पदार्थ के लिए कह सकते हो, किसी यौगिक के लिए किसी भी दिशा में ज्ञात किए जाए, किसी यौगिक के लिए किसी भी दिशा में ज्ञात किए जाएं तो उनके मान समान आते हैं। किसी भी दिशा में ज्ञात किए जाएं तो उनके मान समान आते हैं। ऐसे ठोसों को समदेशिक कहा जाता है। ऐसे ठोसों को समदेशिक कहा जाता है या अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। ऐसे ठोसों को समदेशिक कहा जाता है तथा इस गुण को समदेशिकता कहते हैं तथा इस गुण को समदेशिकता कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में विषम देशिकता हेडिंग डालोगे, विषम देशिकता, ठीक है, विषम देशिकता हेडिंग डालोगे और इसमें लिखोगे यदि कुछ भौतिक गुण जैसे ऊष्मा एवं विद्युत चालकता, यदि कुछ गुण जैसे ऊष्मा कुछ भौतिक गुण जैसे ऊष्मा एवं विद्युत चालकता तथा अपवर्तनाल आदि में से किसी गुण का मान क्रिस्टलीय पदार्थ के लिए ज्ञात करें। क्रिस्टलीय पदार्थ के लिए ज्ञात करें तो अलग अलग दिशा में इनके मान अलग अलग आते हैं। अतः इस गुण को विषम देशिकता कहा जाता है। कहा जाता है और इस गुण को विषम देशिकता कहा जाता है और क्रिस्टलीय ठोसों को इस गुण के कारण विषम देशिक कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन में विषम देशिक कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन में किसी क्रिस्टलीय पदार्थ में
पदार्थ में विषमदेशिकता का कारण, किसी क्रिस्टलीय पदार्थ में विषमदेशिकता का कारण, विषमदेशिकता का कारण उनके कणों का एक निश्चित क्रम में, उनके कणों का एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होना है। विषमदेशिकता का कारण उनके कणों का एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होना है, व्यवस्थित होना है। इसलिए पदार्थ का गुण, पदार्थ का गुण निश्चित दिशाओं में ज्ञात करने पर, इसलिए पदार्थ का गुण निश्चित दिशाओं में ज्ञात करने पर, निश्चित दिशाओं में ज्ञात करने पर भिन्न भिन्न आता है। निश्चित दिशा में ज्ञात करने पर भिन्न भिन्न आता है, भिन्न भिन्न आता है। ठीक है, ये तो हो गया समदेशिकता और विषमदेशिकता का गुण। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे? क्रिस्टल जालक व एकक कोष्ठिका। क्या करें? क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक, कई नाम है। ये डायग्राम बना लेना, ये डायग्राम जरूर बना लेना जिससे क्लियर हो जाए, और नीचे लिख देना या ऊपर लिख सकते हो जहां स्पेस हो। क्रिस्टलीय पदार्थों का विषम देशिकता का गुण, क्रिस्टलीय पदार्थों का विषम देशिकता का गुण, विषम देशिकता का गुण। ठीक है, हेडिंग डालेंगे त्रिविम जालक व एकक कोष्ठिका या एकल कोष्ठिका, यूनिट सेल। ठीक है, या क्रिस्टल जालक को कहते हैं क्रिस्टल जालक। हम जानते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, एकल कोष्ठिका क्या है? किसी भी क्रिस्टलीय पदार्थ की, ध्यान सुना, किसी भी क्रिस्टलीय पदार्थ की छोटी सी छोटी इकाई, सूक्ष्मतम इकाई, जिसके बार बार पुनर्विन्यास से, यानी मैं क्या करूं, बार बार किससे, आवृत्ति से संपूर्ण क्लस्टर का निर्माण हो जाता है। क्या कहा मैंने? संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। ध्यान से देखना, इंसिडेंट आ गया था थोड़ा सा। देखो ध्यान से,
थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा मैं। देखो, इस एटम को पकड़ो, इससे कितने जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक एकक कोशिका तो ये हो गई, ध्यान से देखो, इसके रिपीटेशन से, अब देखो इसके रिपीटेशन कैसे, इस दिशा में रिपीटेशन करो, देखो देखो ध्यान से, डैश डैश से दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। देखो क्या है, 1 मिनट, ठीक है, ऐसे यानी इसके रिपीटेशन से सभी दिशाओं में, ये एकक कोशिका बनी थी, इसके रिपीटेशन से और इधर इधर सब दिशाओं में रिपीटेशन से, यानी बार बार पुनरावृत्ति से पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो जाए। यानी सूक्ष्मतम इकाई क्या है, एकक कोशिका है। ऐसा नहीं है कि इसमें, इस संरचना में सिर्फ एक ही प्रकार की एकक कोशिका है। एकक कोशिका ये भी हो सकती है, कैसी हो सकती है, देखिए ध्यान से, ये भी एकक कोशिका है, एकक कोशिका है, इसमें कोनों पर कोई भी परमाणु या अणु नहीं है, यहां सिर्फ इसके केंद्र में अणु हुआ है, परमाणु, इसके केंद्र में परमाणु है, ठीक है। एकक कोशिका ये हो सकती है, देखो ध्यान से, ये इस तरीके, देखो क्या इनकी रिपीटेशन से, ध्यान से देखना, ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, देखो इनके रिपीटेशन से या बार बार पुनरावृत्ति से, देखो यहां से ये है और इसके बाद देखो ये है, पुनरावृत्ति है, और इधर देखो, इधर पुनरावृत्ति है, और इधर एक और होता, देखो तो क्या हो जाती है, इसकी पुनरावृत्ति हो जाती है। यदि आप समझ पाओ, देखो ये गहरी संरचना, देखो आपको दिखा रहा हूं, ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, सेम ही तो है, और ये इसके नीचे एक कोशिका है, देखो एक कोशिका है, इसकी पुनरावृत्ति से भी किसका, क्रिस्टल का निर्माण किया जा सकता है। तो एक कोशिका क्या है, सूक्ष्मतम, ये एक कोशिका ली थी मैंने, देखो ध्यान से, दोबारा बना रहा हूं, ये इसके ऊपर अणु, ये रहा, ठीक है। इनकी पुनरावृत्ति से किसका निर्माण, पूरे क्रिस्टल का निर्माण किया जा सकता है। ये क्या है, एकक कोशिका कहलाती है। अब बात करते हैं त्रिविम जालक की। त्रिविम जालक क्या होता है, जो एकक कोशिकाएं हैं उनकी नियमित व्यवस्था से जो संरचना बनती है उसे ही क्या कहा जाता है, त्रिविम जालक कहा जाता है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, इन एकक कोशिकाओं की नियमित व्यवस्था को ही त्रिविम जालक कहा जाता है। यानी इनकी जैसी भी व्यवस्था है उसे क्या कहा जाता है, त्रिविम जालक कहा जाता है। तो हेडिंग डालना, त्रिविम जालक व एकल कोशिका या एकक, कई बार कहते हैं एकक कोशिका, यानी वह छोटी सी छोटी इकाई जिसकी नियमित पुनरावृत्ति से पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, क्या कहलाती है, एकक कोशिका कहलाती है। और नियमित व्यवस्था भी कैसी, क्रमबद्ध नियमित व्यवस्था। तो लिखना, वह सूक्ष्मतम इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है,
कोशिका कहलाती है। नेक्स्ट लाइन है, ध्यान देना, वर्ड लिखा त्रिविम आकाश या त्रिविम में। ये क्या है? जहां भी जो भी स्पेस है, जगह है, उसे क्या बोला जाता है? त्रिविम आकाश बोला जाता है। उस आकाश में, उस जगह में जो एकक कोष्ठकों की नियमित व्यवस्था है, व्यवस्था को क्या कहा जाता है? जालक कहा, त्रिविम जालक कहा। लिखना त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल की एकल कोशिका की नियमित व्यवस्था को त्रिविम जालक कहा जाता है। त्रिविम जालक कहा जाता है। एकल कोशिका को देखना, ध्यान दें, क्या कहते हैं? इकाई कोशिका। क्लियर? इकाई कोशिका, ठीक है। क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं, या इकाई जालक भी बोल सकते हैं क्रिस्टल जालक को। तो क्रिस्टल संरचना यानी क्रिस्टल की संरचना में क्या क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। क्रिस्टल की संरचना में क्या क्या होता है? क्रिस्टल संरचना, कोई क्रिस्टल होता है, रेती की वजह से कोई क्रिस्टल होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे क्रिस्टल में फलक होते हैं। फलक क्या होते हैं? ये एक समतल है, ये क्या है? समतल है। ध्यान से सुनना, ये समतल है या कहते हैं द्विविमीय तल है। क्या है? द्विविमीय तल है। द्विविमीय तल है जिससे क्रिस्टल बंधा हुआ होता है। एक कमरा है, जिस कमरे में भी, जहां भी आप बैठे हैं, जिस कमरे में बैठे हैं, आप दे सकते हैं उस कमरे के वो जो दीवारें हैं वो उस घन का काम कर रहा है या घनाभ होगा। यदि लंबाई चौड़ाई समान है तो घन होगा, अदरवाइज घनाभ होगा। तो उसकी जो दीवारें हैं, छत है, सतह है, वो क्या है? उसके फलक है। यानी ये दीवारें, ये छत इस कमरे को बनाने का काम करते हैं। ऐसे ही फलक क्या होते हैं? वो क्रिस्टल को बांधने का काम करते हैं। दूसरा किनारा यानी एज, किनारा यानी जो फलक है, जो दो फलक हैं जिस बिंदु पर मिलते हैं, यानी दो दीवारें कहीं मिल रही होंगी। मान लो कोई दीवार ऐसी है तो कोई दीवार ऐसी भी होगी, या फिर ऐसी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। तो जो दीवारें मिल रही हैं जहां, उसे क्या कहा जाता है? किनारा कहा जाता है। अब ऐसे तो नहीं, मैं ये किनारा नहीं है, लेकिन समझो बात को, ऐसे समझ सकते हैं। थोड़ा सा मैं डिपिक्ट करने की कोशिश करूंगा। मान लो मेरे पास एक बुक है, सपोज दैट मेरे पास बुक है, ठीक है। देखो मैंने कहा ये बुक ऐसे है, 1 मिनट, या फिर ऐसे समझो, ये छोटा बड़ा हो जाएगा ना, ऐसे समझो। ये दो फलक हैं, ठीक है, ये मिले हुए हैं। जहां जिस स्थान पर ये मिल रहे हैं, जिस स्थान पर ये मिल रहे हैं, ये लाइन दिख रही है, ये क्या है? ये किनारा है। यानी दो फलकों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी, जिस स्थान पर यह मिलते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? किनारा कहते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं अंतराफलक कोण। अंतराफलक इंटरफेशियल अंतराफलक कोण। दो फलक हैं, ये फलक दिख रहे होंगे, इन पर लंब डाला जाए, दो फलकों पर, दो यानी जुड़ी हुई, दो प्रतिच्छेदी फलकों पर, दो जुड़ी हुई फलकों पर लंब डाला जाए, 90 डिग्री का कोण बनाया जाए, तो उनको मिलाने पर, यानी उन लंबों को मिलाने पर जो कोण बनता है, ये जो कोण बनेगा ए या थीटा, ये क्या है? प्रतिच्छेदी या अंतराफलक कोण है। क्या है? अंतराफलक कोण है। चौथा एक होता है घन कोण। घन कोण यानी इसे कहते हैं सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। अब देखो, दो फलकों से तो हमारा कोई भी क्रिस्टल बनेगा नहीं, कम से कम 3 तो होंगे, ठीक है। अब दो से अधिक, ध्यान से सुनना, घन कोण क्या है? अब दो फलकों से कभी भी क्रिस्टल पूरा नहीं होता, 3 फलक जुड़ी हुई होनी चाहिए, 3 फलक जुड़ी हुई होंगी तब फलक जो क्रिस्टल है वो पूरा होगा। यानी 2 से अधिक फलक जहां मिलते हैं, यदि यहां एक फलक और है तो इन तीनों फलकों के बीच में या 2 से अधिक फलकों के मध्य जो कोण बनता है वो क्या है? घन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? 2 से अधिक फलकों के मध्य का कोण क्या है? मध्य का कोण घन कोण या सॉलिड एंगल कहलाता है। अब बात करते हैं चौथी या पांचवी फेशियल एज लेंथ यानी फलक विकर्ण। इसे बोलते हैं फेशियल एज लेंथ विकर्ण। ध्यान सुनना, ये क्या है? एक फलक में उपस्थित क्या है? विकर्ण है। मान लो ये एक फलक है, या एक बोर्ड देख सकते हो, जहां भी जितना भी कवर हो रहा है, इनके ये फलक है, इनके अपोजिट विपरीत कोणों को मिलाने वाली लाइन जो है वो क्या है? वो है फलक विकर्ण है, फेशियल एज लेंथ है। जो भी विकर्ण है, यदि घन की बात करूं तो एक फलक के कोने और उसके अपोजिट फलक के दूसरे वाले कोने, कमरा है, सोचो कमरे के बारे में। कमरा कैसा होता है? मान लो चौकुटा, एक कमरे को, वो कोने को पकड़ो, जो भी कोना में, थोड़ा सा समझाना आसान नहीं क्योंकि ऑनलाइन है, यदि ऑनलाइन नहीं होती तो समझाना आसान होगा। देखो समझाने की कोशिश करूंगा। देखो ये इस तरीके से, ठीक है, एक घन है, ठीक है। अब ये कोना पकड़ो, बिल्कुल ऊपर है, कोई भी एक पकड़ लो। इस फलक का है, देखो इसे डार्क कर रहा हूं, इस फलक का है। अब इसके अपोजिट क्या है? देखो ये, इसका दूसरे वाला कोना यानी ये, ध्यान सुनना, देखो डब्बा है, कोई भी कोना लो, ये है, तो इसके अपोजिट क्या है? ये होगा, ठीक है। ये लोगे तो इसके अपोजिट क्या है? ये है। यानी घन है तो उनकी सबकी लंबाई क्या है? बराबर होगी। उनको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड एज लेंथ। यानी छठा, काय केंद्रित विकर्ण, यानी ऐसा विकर्ण जो उस क्रिस्टल के बीच में से जाता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान। लेकिन जैसे ही आप पढ़ोगे, हमारे जैसे सिलेबस में हम पढ़ते हैं ज्यादातर जो एक कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? घनाकार की होती हैं या घनाभ होती हैं, तो उनके बारे में ये 2 पॉइंट और पढ़े जाते हैं, ठीक है। इनके बारे में और चर्चा करूंगा और सारे के सब के बारे में मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और आज सिर्फ एक ही टॉपिक हुआ है, समदेशिकता और विषमदेशिकता। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हमने इस क्लास में चर्चा की थी, नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में दोबारा बताऊंगा, थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा और इनको लिखवाऊंगा, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।